नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर और संविधान के भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति को लेकर। और राष्ट्रपति के टॉपिक में अपन ने जो थ्योरी का जो कंसेप्ट था, जिसमें प्रमुख अनुच्छेदों को लेकर चर्चा की, उसके बाद राष्ट्रीय शक्तियों को लेकर चर्चा की, सामान्यकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, और उसके बाद बात की अपन ने देश के प्रमुख राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को लेकर, उससे संबंधित अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर। और आज अपन कल भी कुछ चर्चा हुई, आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। जी हां, आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं, माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। अपने आप में वो तो एक इस दुनिया का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है, सबसे बड़ी प्रेरणा है। और जो एस्पिरेंट आप जिस भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तो दोस्तों एक वरदान साबित हो सकते हैं इनका जीवन। बिल्कुल गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। अलग अलग स्टोरियां, जो कहानियां अपन सुनते हैं, उन कहानियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इन्होंने अपने अर्लियर जो जीवन है उसमें कितना ज्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा संघर्ष किया। अखबार ये बेचा करते थे और यूं समझिए कि जिंदगी के हर स्टेज पे इनको संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उन तमाम संघर्षों के बावजूद इन्होंने देश की प्रथम नागरिक तक का सफर तय किया, देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। अब इनके कार्यकाल को लेकर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बने हैं और आगे आने वाले समय में बन सकते हैं, उनको लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनका पूरा नाम सब लोगों को पता होना चाहिए, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। 2002 से लेकर 2007 इनका कार्यकाल रहा। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों अपन। कार्यकाल इनका 2002 से 2007। पूरा नाम इनका अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। आप में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे दोस्तों जिनको एपीजे अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम नहीं पता होगा। प्लीज, ऐसी महान हस्तियों के नाम तो आपको बिल्कुल ऑन द टिप्स होने चाहिए। अरे खुद के लिए इन्होंने अपना जीवन जिया ही नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा जो खुद का जीवन था वो देश हित में समर्पित कर दिया, देश सेवा में समर्पित कर दिया। और बारंबार सैल्यूट है दोस्तों ऐसे व्यक्तित्वों का जिन्होंने अपने खुद के बारे में नहीं सोचा, अपने स्वार्थों के बारे में नहीं सोचा, अपने हितों के बारे में नहीं सोचा। केवल एक ही ध्येय था कि इस हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कैसे करूं मैं। सोच के देखिए दोस्तों, इन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उन्होंने ऑफर किया था इनके टैलेंट को देखकर कि कलाम साहब यू मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम आपको नासा का हेड बना देंगे। इतना बड़ा ऑफर दोस्तों, ठुकरा दिया, नहीं चाहिए, मैं काम करूंगा, केवल मेरे देश के लिए काम करूंगा, मैं मेरे इंडिया के लिए काम करूंगा। ऐसे ही दोस्तों व्यक्ति महान नहीं होते हैं। आप लोग जानते हैं इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में, साइंटिस्ट प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं। आप इन्हें जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। पूरा विश्व समुदाय ही इनको दोस्तों मिसाइल मैन कहता है, और कहे भी क्यों नहीं। हिंदुस्तान का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो डिफेंस सिस्टम है, आज जिस भी परम बुलंदियों पर है, उन बुलंदियों के पीछे अगर सबसे बड़ा किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो माननीय अब्दुल कलाम साहब का है। और अगर आगे संदर्भ में अपन बात करें तो देश के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे, देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे माननीय अब्दुल कलाम साहब। दोस्तों, इनका संबंध भारत की जो अंतरिक्ष संस्था है, इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनसे भी इनका संबंध रहा। लंबे समय तक इसरो में इन्होंने काम किया। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के लिए भी दोस्तों इन्होंने काम किया। 1981 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और क्या क्या
उपलब्धियां रही इनके कार्यकाल के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो दोस्तों 1990 में 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और फिर 1997 में राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक वैज्ञानिक के रूप में, एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान भारत के विकास के संदर्भ में दिया, तो एक वैज्ञानिक के रूप में उनको राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों 1997 में। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर अक्सर बनते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण पुस्तकें, अगर महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में मैं बात करूं तो पहली है विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से भी ऑप्शन आ सकता है, विंग्स ऑफ फायर। ऐसे भी आ सकता है अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। तो पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, विंग्स ऑफ फायर। दूसरी भारत 2020, इंडिया 2020 जो भी चल रहा है। और तीसरा यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, आप खिलने के लिए पैदा हुए हो। आपका जन्म ऐसे नहीं हुआ है दोस्तों, आपका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है और जब वो उद्देश्य आप फुलफिल करोगे तो ही आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यू आर बोर्न टू ब्लॉसम। तो ये तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और यू आर बोर्न टू ब्लॉसम। बहुत लंबी डिबेट अपन एपीजे अब्दुल कलाम साहब के संदर्भ में कर सकते हैं, उनके जीवन काल को लेकर अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों के साथ मैंने साझा किए जिनके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रेसिडेंट को लेकर चर्चा करते हैं। अब तक की अगर मैं बात करूं तो एक बात आप लोगों ने नोट की होगी और वो बात है कि अब तक जहां पर हमारे देश का संविधान समानता की बात करता है, महिला पुरुषों को समानता की बात करता है, लेकिन अब तक एक भी महिला देश के प्रथम नागरिक के पद तक नहीं पहुंची थी। लेकिन फाइनली वह समय आ गया 2007 में, 2007 में कि एक महिला शक्ति देश की राष्ट्रपति बनी और वो महिला शक्ति थी डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पिक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहली महिला राष्ट्रपति बनने का जो गौरव मिला, जो सम्मान मिला, वो महामहिम डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला। एक महिला के रूप में वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी दोस्तों। अब इनके कार्यकाल को लेकर अपन बात करते हैं। डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कार्यकाल इनका 2007 से 2012। 2002 से 2007 तक माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे और 2007 से लेकर 2012 तक डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी थी, अनेक महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रह चुकी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और राजस्थान के संदर्भ में तो और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। और क्या रहा कि वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति तो बनी ही बनी, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। तो दो क्वेश्चन दोस्तों यहां से, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से बन सकते हैं। अगले राष्ट्रपति को लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बहुत बड़ा नाम। बहुत बार इस बात की संभावनाएं बनी कि शायद प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और 2004 में भी जब सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि शायद प्रणब दा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया
फिर 2009 में जब दोबारा सरकार बनी यूपीए की, उसमें भी प्रयास थे कि शायद प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर देश के प्रधानमंत्री बने और फाइनली 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने। अब इनके कार्यकाल को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उनको लेकर अपन चर्चा करते हैं। प्रणब मुखर्जी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल इनका 2012 से 2017 तक, 2012 टू 2017। राष्ट्रपति बनने से पहले विभिन्न सरकारों में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर और रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों को इन्होंने सुशोभित किया दोस्तों। प्रणब मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नंबर 2 की भूमिका में थे। जो जितने भी महत्वपूर्ण जो मंत्री पद थे उनको बड़े बेहतरीन तरीके से सुशोभित किया प्रणब मुखर्जी ने। एक और महत्वपूर्ण बात, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, और आप लोगों की जानकारी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी ब्रीफली जो डिस्कशन आ गया तो मैं बता देता हूं। अब तक भारत के 4 व्यक्ति राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अब वो 4 व्यक्ति कौन? पहले इंदिरा गांधी, दूसरे एच.डी. देवेगौड़ा, थर्ड I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये 4 व्यक्ति राज्यसभा सदस्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने दोस्तों। तो प्रणब मुखर्जी कार्यकाल 2012 से 2017, राष्ट्रपति बनने से पूर्व विभिन्न सरकारों में गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और क्या प्रमुख प्रावधान इनके कार्यकाल को लेकर रहे? लोकसभा तथा राज्यसभा के नेता रहे दोस्तों। जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, चूंकि मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वे राज्यसभा सदस्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री बने। तो जब देश का प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनता है तो उस वक्त वह लोकसभा का नेता नहीं होता है दोस्तों। तो प्रणब मुखर्जी लोकसभा के नेता रहे और राज्यसभा के भी नेता रहे। और फाइनली कुछ ही समय पहले, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के समय 8 अगस्त 2019 को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया प्रणब मुखर्जी को। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहां से बन सकता है आपका कि अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति भारतीय सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं? जरा गौर फरमाइएगा इस बात पर। पहले मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में राष्ट्रपति बनने के बाद राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, वेंकट वराहमेर गिरी, पांचवें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और छठवें प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अब तक भारत के
कितने राष्ट्रपति भारतीय सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं? तो वहां पर आपका जवाब आएगा 6, ये 6। लेकिन एक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो हो सकता है आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है कि ऐसे कितने व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने, ऐसे कितने व्यक्ति और कौन कौन से देश के राष्ट्रपति बने जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे। तो दोस्तों इस कड़ी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन, ये 3 लोग राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी और प्रणब मुखर्जी ये राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। दोस्त थोड़ा सा एक स्पेसिफिक कर देता हूं मैं, हाँ इनको हटा देता हूं मैं यहां से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हटा देता हूं। चलिए ये तो सारा ही हटेगा, फिर तो वापस से लिख देता हूं मैं, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनको राष्ट्रपति बनने के बाद, ये पहले राष्ट्रपति बनने के पहले भारत रत्न से सम्मानित, ये भी पहले, वीवी गिरी बाद में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब पहले और प्रणब मुखर्जी बाद में। तो 3 व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए और 3 राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। एक क्वेश्चन तो दोस्तों भारत रत्न का आपसे यहां से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता आपका कि ऐसे कितने व्यक्ति राष्ट्रपति बने जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अब यहां पर आप लोगों को सारे नाम पता होने चाहिए। तो पहले एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब, तीसरे वीवी गिरी, वेंकट वराहमर गिरी, वीवी गिरी, चौथे आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, पांचवें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, और छठवें के आर नारायण। तो दोस्तों 6 व्यक्ति ऐसे राष्ट्रपति बने जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे। क्लियर? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण। और राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं डायरेक्टली एग्जाम में? देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वीवी गिरी। मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सीजीआई के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह और एक और व्यक्ति जो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वो थे आपके बीडी जत्ती। द्वितीय वरीयता की गिनती के आधार पर राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति वीवी गिरी। निर्दलीय के रूप में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति वीवी गिरी। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार होते हुए राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाले व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी, एनएस रेड्डी। ऐसे व्यक्ति जो निर्विरोध देश के राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे व्यक्ति
जो पूर्व में चुनाव हारे लेकिन फिर निर्विरोध राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी। देश के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। देश के ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे दोस्तों इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके राष्ट्र के टॉपिक से रेलेवेंट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रणब मुखर्जी को कब किया गया? 8 अगस्त 2019 को। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो पहली पुस्तक इनकी मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल, मध्यावधि चुनाव। दूसरी राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां। तो ये दो पुस्तकें प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखित, पहली मध्यावधि चुनाव और दूसरी राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां। क्लियर? चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में। रामनाथ कोविंद साहब, देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्राध्यक्ष, देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल भी रहे, दूसरे दलित राष्ट्रपति भी बने। और इनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, जिसके आप सब लोग साक्षी रहे, 5 अगस्त 2019 एक आदेश, एक ऑर्डर, जिस आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को जो एक विशिष्ट राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, उस विशिष्ट राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 370 जो अब तक की सरकारों के लिए महाभारत था, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रणब मुखर्जी के सहयोग से उस 370 के समाप्ति की घोषणा की गई दोस्तों। हालांकि वो बात अलग है कि 370 का एक जो सब क्लोज है वो अभी भी हमारे भारतीय संविधान में है, लेकिन उस एक क्लोज का बहुत महत्व है दोस्तों। और वो महत्व इस वजह से है कि उस क्लोज में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। तो चलिए महत्वपूर्ण बातें क्या रामनाथ कोविंद साहब के संदर्भ में है, जिनसे क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला कार्यकाल इनका 2017 से अब तक। महत्वपूर्ण बात, शपथ कब लेता है देश का राष्ट्रपति? 25 जुलाई, 25 ऑफ जुलाई। अब 25 जुलाई से क्यों? भारतीय संविधान में कहीं लिखा हुआ है? नहीं, भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक परंपरा कहां से आई? परंपरा आई जब 1977 में पहली बार नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तब से एक ट्रेडिशन बन गया, एक परंपरा बन गया। और हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों परंपराओं का बहुत महत्व है, और महत्व इस वजह से भी है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लॉ का मतलब एक कस्टम भी हो सकती है, एक परंपरा भी हो सकती है। परंपरा कभी खुशी कभी गम में देखा होगा आप लोगों ने, पहले दादाजी गए थे, फिर पापा गए, फिर आपको भी जाना पड़ेगा। परंपरा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की बहुत शानदार मूवी थी। वो एक फैमिली मूवी है, अक्सर अगर आप लोग देखते होंगे, देखिए स्पेसिफिक मोटिवेशन उस मूवी के माध्यम से आप लोगों को मिलता है। तो परंपरा, तो उसी परंपरा के अनुसार हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ लेते हैं 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई 2017 से लेकर अब तक हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब। अब रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति बनने से पहले की क्या कहानी है दोस्तों? राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो बिहार के राज्यपाल रहे। एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि देश के राष्ट्रपति के पद और बिहार के राज्यपाल पद को लेकर बहुत बड़ा कनेक्शन है। लगभग 2-3 लोग हैं जो पूर्व में बिहार के राज्यपाल रहे और फिर देश के राष्ट्रपति बने। कहीं अब आप लोग ये दिमाग में सोचने लग जाना कि मुझे भी राष्ट्रपति बनना है। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है पहले बिहार के राज्यपाल बनिए। और अभी तो मैं कहता हूं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के चक्कर छोड़ो तुम लोग, वो बाद में बन जाना आप लोग। अभी तो जिस सपने के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पटवार, पुलिस कांस्टेबल, रीट, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपका SI, RS, IS कुछ भी हो सकता है, उस पर फोकस कीजिए आप लोग। अगर वो बन गए तो अपने माता पिता के लिए तो आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या उससे भी ऊपर बन गए। तो चलिए, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने इन्हीं के आदेश के द्वारा। ये डेट जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 जिसमें खंड क को छोड़ दिया गया, और खंड क में क्या था? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा तथा
अनुच्छेद 35 को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया दोस्तों रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा। बहुत शानदार निर्णय अब तक के भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करें, भारतीय संविधान के संदर्भ में बात करें। कहीं ना कहीं जो स्टेट्स के बीच, राज्यों के बीच जो एक असहमति, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, ये जो कन्फ्लिक्ट्स थे उनमें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई माननीय मोदी सरकार के द्वारा, और उसमें बड़ा योगदान रहा रामनाथ कोविंद साहब का। तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में अपने बेहद डिटेल में चर्चा की, अपने चर्चा की राष्ट्रपति को बिल्कुल आर्टिकल वाइज चर्चा की, अपने अनुच्छेद के हिसाब से अपने बात की। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं और आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार बने हैं दोस्तों। अगर राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर या तो किसी राज्य की जो विधानसभा है वो भंग है, चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर, या कोई सदस्य अनुपस्थित है, या किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, या कोई सीट रिक्त है, तो क्या उस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को पोस्टपोन किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना इस प्रकार का। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव से, राष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो उस विवाद के निपटारा, उस विवाद को सॉर्ट आउट करने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? बताइए फटाफट। आप लोगों के ऑप्शन आ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निपटारा करने का जो उत्तरदायित्व है, जो अधिकार है, वो किसको प्राप्त है? पहला, निर्वाचन आयोग को। दूसरा, उपराष्ट्रपति को। तीसरा, संसद को। और चौथा ऑप्शन आ सकता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों एक बात तो तय है, जैसे ही चुनाव के संदर्भ में कोई ऑब्जेक्शन की बात आई, और ऑप्शन, एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है, जो एग्जामिनर है आपका वो बहुत होशियार है, पता है उसको कि स्टूडेंट गलती कहां करेगा, और जैसे इस प्रकार का कोई आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा तो फटाफट कोई ना कोई जल्दबाजी, कोई ना कोई गलती आप लोग करेंगे। पहला ऑप्शन क्या? निर्वाचन आयोग। आप सब चुनाव का मामला है, चुनाव का मामला तो सीधी सी बात है निर्वाचन आयोग करेगा। गलत। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति करता है, इसका मतलब उपराष्ट्रपति ही कर सकता है। गलत। संसद विधि बनाती है, संविधान में संशोधन करती है, सारे अधिकारी संसद को प्राप्त है, संसद करेगी साहब विवादों का निपटारा। नहीं, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब आप लोग कहेंगे सर इस बात का कहां प्रावधान है? कैसे कह सकते हैं आप कि सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रीय चुनाव से संबंधित जो विवाद है उनका निपटारा करेगा? दोस्तों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, और वह अनुच्छेद है 71, आर्टिकल 71। उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या की गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उन विवादों का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये दोस्तों राष्ट्रपति के टॉपिक को लेकर कहानी, जिसमें बिल्कुल एक एक पॉइंट को अपने डिटेल में जाके पढ़ा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा साझा की गई जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण रही होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और नया टॉपिक लेकर। तो जुड़े रहिए आप लोग इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।